जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आज विज्ञान के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और ये आपके जो श्रेष्ठा परीक्षा 11 मई को है उसके लिए कक्षा 9 के लिए, साथ ही साथ जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय योग्यताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और PMSSB, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बच्चों। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। ध्यान रखेंगे पूरे प्रश्नों को मैं हिंदी में पढ़ के बताने वाला हूँ। और कई बच्चे देखिए मेरे पास बच्चों मेरी खुद की भी किताब है, मैं तो बहुत कुछ किताब से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये जो प्रश्न है बच्चों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में हूबहू या थोड़े बदलाव के साथ आ सकते हैं। तो मेरा जो काम है आपकी बच्चों तैयारी कराना, नहीं तो अगर मैं वीडियोस बनाना चाहूँ तो मेरे पास तो पूरी किताब है, बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन जो प्रश्न मेरे पास उपलब्ध है वो केवल और केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको प्रश्न अंग्रेजी में दिखाऊंगा लेकिन सब कुछ हिंदी में समझाऊंगा। तो आपको समझ के थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत से नोट करेगा, उसकी परीक्षा ज़रूर अच्छी जाएगी। और बार बार देखिए मेरे द्वारा बताया भी जाता है कि आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट आप देखेंगे बच्चों, PMSSB के पेपर मैंने हल किए हुए हैं, साथ ही साथ श्रेष्ठा का हल किया हुआ है, ये सभी आएंगे, तो इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए। साथ ही साथ NMMS की विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट तीनों अलग अलग बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सब देख लीजिए बच्चों, आपकी तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करता हूँ। फसल चक्रण, जो फसल का चक्र है वो अपनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें देखिए कई ऑप्शंस रहते हैं, तो हमें क्या करना है, एक एक ऑप्शन की एनालिसिस करनी होती है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके नहीं आएगा। तो क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, तो ये एकदम सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर है नाइट्रोजनी उर्वरक को बचाने के लिए। भाई अगर क्रॉप रोटेशन कहेंगे तो हमने बीच में क्या लगाया, कोई भी फसल लगाई, दो फसलों के बीच में हमने चना लगा दिया, दाल लगा दिया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया इनके जड़ों में रहता है, जिससे नाइट्रोजन जो है मिट्टी में फिक्स होता है, ठीक है, तो हमें अलग से खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। तो बच्चों ऐसे ही समझ के काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं, सभी जानकारियाँ वहीं आपको प्राप्त होंगी। काउंसलिंग की कैसे होता है, क्या है, लास्ट ईयर की पूरी मैंने बताई हुई है। फिर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रबड़ चूसक, ठीक है, जिसे शकर कहते हैं, ठीक है, यहाँ शकर लिखा भी हुआ है, जब किसी सतह पर दबाया जाता है तो वह चिपक जाता है क्योंकि, तो आपने देखा होगा कई चीज़ हम लोग प्लास्टिक वाला चिपका देते हैं तो चिपक जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे केवल और कारण जो है वो वायुमंडलीय दाब का है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एक्ट्स ऑन इट, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, तो इसको आप समझ के चलिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो चूसक और सतह के मध्य, मान लीजिए ऐसे गोल सा रहता है जो हम चिपकाते हैं किसी टेबल के ऊपर, ठीक है, ऊपर बना रहता है, तो इसके चूसक और ये जो सतह होती है उसके मध्य क्या होता है, एयर होता है, वायु होती है, हवा होती है, ठीक है, तो चूसक के दबाने के कारण क्या होता है, वायु जो है बाहर निकल जाती है और इस वजह से ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस पर लगता है और ये चिपका रहता है तेज़ी से, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 78, देखिए इसी तरह के चित्र आधारित जब प्रश्न आएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने फिगर रटा नहीं है, और कई बार फिगर के पूछ लिया जाता है, ये अंग क्या है, वो अंग क्या है, इस अंग का क्या कार्य है, इस अंग का क्या कार्य है, तो पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप अभी तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत डिटेल में चलूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पूछा गया सवाल जो है, दिए गए चित्र PQ, ठीक है, दो चित्र दिए गए हैं, तो उत्पादन एवं संग्रहण की प्रक्रिया के संदर्भ में P में उत्पन्न जनन कोशिकाएं Q से किस प्रकार भिन्न है, ये किस प्रकार इसका भिन्न है, तो आपको ये पता चल रहा होगा, ये फीमेल का है, ठीक है, और ये आपका मेल का है, ठीक है, ये मतलब पुरुषों का है, ये महिलाओं का है, ठीक है, अंग है, तो इसमें अंतर क्या है, तो इसमें जो अंतर है वो आपका, इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है, P की परिपक्व कोशिकाएं जनन मार्ग से लंबे समय तक संचित रहती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जबकि Q में केवल अपरिपक्व कोशिकाएं ही संचित रहती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसको आप रिपीट करके वीडियो को फिर से अब बच्चों आप सुन लीजिएगा,
ठीक है। तो इसे देखिए, वृषण में यौनारंभ के बाद जीवन भर उत्पन्न होने वाले शुक्राणुओं को एक नलिका जैसी संरचना में संग्रहित किया जाता है, जिसे एपिडिडिमिस कहा जाता है। ठीक है, जहाँ शुक्राणु जो है परिपक्व होते हैं। पुरुषों में सामान्यतः शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन, ठीक है, से अधिक शुक्राणु प्रति मिलीलीटर ml वीर्य तक होती है। अंडाणु को निषेचित करने के लिए ये गतिशील कोशिकाएं मादा जनन तंत्र में गति दर्शाती हैं और अंडाशय में अपना जो प्रजनन चरण के दौरान यौनारंभ जो होता है और मासिक धर्म के प्रारंभ से लेकर 45 से 50 वर्ष की आयु जो है रजो निवृत्ति तक प्रत्येक महीने में केवल एक परिपक्व अंडाणु का उत्पन्न करते हैं। तो ये देखिए खास डिफरेंस है, जो 36 घंटे में नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब एक बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो अंडाशयों से उत्साहित जो है की संख्या 1 से 2 मिलियन के बीच कम हो जाती है और यह संख्या यौनारंभ तक पहुंचती है, जो उसके पास 3 से 4 लाख अंडे होते हैं। फिर एक मादा अपने जीवन में केवल 500 अंडाणुओं का ही उत्पादन करती है। तो कुछ और इससे रिलेटेड हो गया जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने। ये है, प्लास्टिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसके लिए देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, ऑप्शन 1 2 सही है कि ये सही है, तुक्का भी लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ के ही चलना पड़ेगा, बिना समझे आप पॉइंट्स नहीं करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम देखिए ऑप्शंस पढ़ने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है इसका, सभी प्लास्टिक एकल इकाइयों यानी कि मोनोमर यूनिट की समान व्यवस्था नहीं रखती हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है हमारा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखें, मेलामाइन आग प्रतिरोधी है, अन्य प्लास्टिक से अच्छा ऊष्मा सहन कर सकता है, ये एकदम सही है। इसका टाइल्स में भी उपयोग होता है। बच्चों, प्लास्टिक वाले चैप्टर में मैंने विधिवत समझाया हुआ है, तो उसको प्लेलिस्ट से जाकर जो श्रेष्ठा की उसमें देख लीजिएगा। आपको उसके थंबनेल जो सामने दिखता है किसी भी वीडियो के, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा। फिर है, क्रॉस लिंक्ड एकल मुक्त प्लास्टिक भी पाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो काफ़ी अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड मैं कहूँगा आपके लेवल से। इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। ठीक है, और ये गलत है क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ जो है अनलिमिटेड है, बहुत जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्रॉस लिंक्ड एकल युक्त प्लास्टिक भी पाए जाते हैं, जैसे बेकलाइट और ये सब इसमें असीमित हैं। इसमें फिर आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। इसमें देखिए हमें को रिलेशन करना है, इसका जो इससे संबंध है वही संबंध इसका है। पहला ऑप्शन के आपके सामने है ऊष्मा उपचार। ठीक है, निर्जमीकरण। ठीक है, तो स्टेरिलाइज हम लोग करते हैं, आप जानते हैं, और वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। तो टीकाकरण का संबंध किससे है ये हमें जानना है। पैश्चरीकरण, प्रतिरक्षाकरण, निषेचन या आपका इनोकुलेशन। ठीक है, तो आखिरी ऑप्शन था ये। तो इसमें जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग इम्यूनाइज होते हैं ताकि हमें बीमारियां ना हों। ठीक है, तो प्रतिरक्षाकरण इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 81। इसमें है, नदी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान है। ठीक है, अब देखिए आप अंतर सोचिए, अंतर क्या होगा। समुद्र में पानी में भाई नमक की मात्रा होती है, और जो नदी में है, नदी का पानी एकदम मीठा, मतलब अब तो गंदा हो गया काफ़ी, लेकिन उसके तुलना में एकदम नमकीन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे केवल कारण है कि समुद्र का पानी नदी की तुलना में अधिक घना होता है। ठीक है, यानी कि डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, आपको पता होगा। ठीक है, इस वजह से इसमें जो है तैरना आसान होता है, हम ऊपर की ओर उठे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कारण पता चल गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। बच्चों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, पूरे प्रश्न जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। निम्न में से कौन सा पदार्थ उच्चतम इग्निशन तापमान रखता है। इग्निशन तापमान आप जानते होंगे, और इग्निशन टेम्परेचर से बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ आग पकड़ ले। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है ये हमें देखना था। तो सबसे ज़्यादा बच्चों है इसमें कोयला का, बाकी सब आसानी से जल जाएंगे, कोयला आसानी से नहीं जलेगा। ठीक है, कोयला का जो इग्निशन तापमान होता है 580 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बाकी का काफ़ी कम है। ठीक है, इसमें
अगर सबसे कम की बात करेंगे तो वो है आपका केरोसिन का 295। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बच्चों लाइट के आते ही आते हैं, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये सवाल है, एक कागज़ के टुकड़े में सूक्ष्म छिद्र जो है पी बना दिया गया। भाई ये टॉर्च है, ये कागज़ का टुकड़ा है और इसमें एक छोटा सा छेद बना दिया और छेद के सहारे रोशनी भेजी गई। ठीक है, ये नॉर्मल है, आपको पता है। ठीक है, तो पूछ रहा है भेज दी गई, तो चित्र में दर्शाए अनुसार छिद्र की टॉर्च द्वारा प्रदीप्त किया जाता है तो छिद्र में आने वाला प्रकाश दर्पण पर आपतित होगा। अब आपको पता है ये जितना ये कोण बनाएगा उतना ही कोण इधर भी बनेगा, उतना ही कोण आपका इधर भी बनेगा। तो ये कहाँ जाएगा, तो अगर हम साफ साफ देखेंगे उतना ही एंगल, देखिए अगर आप ऐसे ले जाएंगे तो साफ साफ पता चला नहीं भाई इतना नहीं बन रहा है, तो इसके बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अगर ये ऐसे हम करते हैं तो ये देखिए आपको इस यहाँ से आप देखेंगे तो बराबर दिखेगा, यहाँ से करेंगे तो बराबर दिखेगा। ठीक है, तो पता चल गया इसका जो रिफ्लेक्ट होके इस ए वाले पोजीशन से गुजरेगा। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन नियम के अनुसार आप जानते हैं आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वहाँ से गुजरेगा। तो आसान प्रश्न था, तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो बच्चों है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखें। 84 कह रहा है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो फिर से देखिए कथन सत्य वाले आ गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मैंने लाइट का पढ़ाया हुआ है ऐसे भी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से कि इसमें क्या क्या मतलब सही है। ठीक है, जो गलत है तो उसको तो हमने छाट ही दिया। ठीक है, तो 84 का अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है येलो फ्लेम आर आइडियल फॉर हीटिंग। तो देखिए पीली ज्वाला गर्म करने के लिए आदर्श है, नहीं बिल्कुल नहीं, नीली है, ब्लू वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है दूसरा ऑप्शन है पदार्थ जो जलाने पर वाष्पित हो जाते हैं ज्वाला देते हैं, ये एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रदीप्त क्षेत्र यानी कि लुमिनस जोन है बिना जले कार्बन कण रखता है, हाँ ये सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है अदीप्त क्षेत्र उच्चतम तापमान रखता है, ये सही है बच्चों। ये तीनों जो मैंने पॉइंट बनाए इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस बदल के आगे पीछे आ सकते हैं या कुछ अन्य तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की प्रबलता मापन क्या है, तो ध्वनि को हम लोग बच्चों मापते हैं डेसिबल में। ठीक है, और इसका सिंबल आप याद रखिएगा डी और बी लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल को दुगुना कर दिया गया, ठीक है, तब भी वस्तु विरामावस्था में रहती है तो घर्षण हो जाता है। अब देखिए आपने कोई है ताकत लगाया थोड़ा सा, इसका हिला ही नहीं, फिर दोगुना ताकत लगाया फिर भी नहीं हिला, इसका दोगुना ताकत लगाया फिर भी नहीं हिला। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल, आखिर वो कितना हो जाएगा, तो घर्षण बल यहाँ पर बच्चों डबल हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्थैतिक घर्षण बल जो है वो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा घर्षण बल आपका दुगुना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 ये भी देखिए अलग क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखें, एलईडी का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसी बहाने आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 कह रहा है कि लिंग निर्धारण प्रक्रिया जिसमें नर जो है वो XY है, मादा जो है XX आपको पता है पाई होती है, पाई जाती है। तो ये इस तरह का जो है XY देखिए हम ही लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका मैमल्स। ठीक है, मैमल्स को हिंदी में हम कहेंगे स्तनियों, स्तनियों में ये पाया जाता है। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो ये भी अलग प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन 89 है, किस प्रकार का जीव दीमक के शरीर में रहता है एवं काष्ठकीय सेलुलोज को घुलनशील कार्बोनेट में परिवर्तित करता है। तो आपको पता है कि जो दीमक है कागज़ या कुछ भी रखिए सब दीमक लग जाते हैं, मिट्टियों में भी दीमक रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आखिर होता क्या है, तो उसमें बच्चों होता है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है।
तो इसमें इसको अगर देखें तो लकड़ी ये वगैरह ये खाई जाता है, आप जानते हैं, जो कि सेलुलोज से बना रहता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो हरे हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है, जिसे वे अपने अंतः सहजीवी आंतरीय प्रोटोजोआ ट्राइकोनिम्फा के बिना पचा नहीं सकता। तो जो चीज़ है वो प्रोटोजोआ का क्या नाम है? ट्राइको, ये मेरे ख्याल से नहीं आएगा, लेकिन मैंने नाम ले लिया तो लिखवा दूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर क्या बोले पता नहीं चला। ट्राइकोनिम्फा, ठीक है, के बिना पचा नहीं सकता। ये प्रोटोजोआ भी स्वयं सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं, इसलिए उनके सहजीवी बैक्टीरिया इसे उनके ओर और दीमक के लिए पचाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 90 है आपके सामने। 90 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प फेर बदल करने पर वह शब्द देता है जिसका अर्थ बीजों की बुआई की उस प्रक्रिया से है जिसमें बीजों को मृदा पर हाथों से छिड़का जाता है, ठीक है। तो ये जो 90 प्रश्न है तो इसमें फेरबदल कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका 90 का आपका सी ऑप्शन सही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रॉडकास्टिंग, BROAD, ब्रॉडकास्टिंग, CASTING, ठीक है। या प्रसारण शब्द मिलेगा। यह मिट्टी की सतह पर बीज बिखेर कर बुआई करने की विधि है। तो ये आपको आंसर पता चल गया, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। देखिए ये भी अलग प्रश्न था। क्वेश्चन 91 है, ये कह रहा है सवाल, मैं एक कृत्रिम बहुलक का स्रोत हूँ, ठीक है, मैं एक बहुत सारे कार्बन यौगिकों का मिश्रण हूँ जो प्रभावी आसवन के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, तो मैं क्या हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, ये है पेट्रोल, हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? कृत्रिम बहुलक है जो बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है और इसको प्रभावी आसवन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो काफ़ी अलग प्रश्न था ये भी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए एवं XYZ की क्रमशः पहचान कीजिए। ये XYZ आखिर है क्या? एक्स इज स्टोर्ड अंडर, मतलब कि एक्स को केरोसिन के अंदर संरक्षित किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत है, आपको इसका उत्तर आता होगा। तो पहला क्या है? सोडियम, ठीक है। दूसरा है आपका ऑप्शन 92 का, वायु हवा में खुला छोड़ने पर आग पकड़ता है एवं पानी में संरक्षित रखा जाता है। भाई उसको हम खुला छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन कई बार सवाल भी आया कि पानी में किसको संरक्षित रखा जाता है? तो बच्चों फॉस्फोरस को, जिसका हम माचिस की तीली में इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। तो ये अलग से पॉइंट नोट कर लीजिएगा फॉस्फोरस के, क्योंकि कई बार फॉस्फोरस का अलग से प्रश्न आया भी है, ठीक है। जड़ पानी के साथ धीमे प्रतिक्रिया करता है। भाई धीमे प्रतिक्रिया जो कम रिएक्टिव होगा वही तो करेगा, ठीक है। तो तीसरा जो है आपका वो है आपका आयरन, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में ये सही है, ठीक है। तो तीसरा हो गया आयरन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। तो काफ़ी अच्छा ये भी प्रश्न था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है आपके सामने। 93 कह रहा है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, निम्न में से कौन सी धातु अपवाद एवं चाकू से काटी जा सकती है? बहुत आसान, काफ़ी बार रिपीट हुआ, वो है सोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, एक खिलौना गाड़ी को समान प्रारंभिक चाल से छोड़ा जाता है तो गाड़ी अधिक दूरी तय करेगी, तो कहाँ करेगी? जहाँ पर बच्चों आपका घर्षण नहीं होगा, यानी कि फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर। मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है दलदली सतह पर, दूसरा ऑप्शन है पालिश युक्त मार्बल सतह पर, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट वाली सतह पर, चौथा सतह है जो ब्रिक, जो ईंटें बिछे रहते हैं उस पर। तो आपको बताइएगा कौन सा ऑप्शन इस पर सही है। बच्चों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल आएंगे। एक सेल परिवर्तित करता है, ठीक है। तो एक सेल परिवर्तित करता है केमिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये न्यूमेरिकल वाला मैं सोचता हूँ हमेशा बताया करूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चित्र में देखिए दर्शाया गया है 0.2 मीटर की घन की भुजा, ठीक है। तो घन की भुजा देखिए आपके सामने दी गई है 0.2 मीटर, सतह पर विराम अवस्था में, मतलब रुका हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है। घन का द्रव्यमान दे दिया है 50 किलोग्राम, ठीक है। घन द्वारा धरातल पर कार्यरत दाब होगा, तो कितना दाब नीचे लग रहा है, ग्रेविटी दे दिया है आपको 10 न्यूटन पर केजी होगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए मास आपका हो गया, द्रव्यमान हो गया आपका 50 केजी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया आपका 10 न्यूटन पर केजी और घन की भुजा हो गई आपकी 0.2, ठीक है। तो हम जानते हैं दाब पूछ रहा है, तो दाब बराबर क्या होता है? बल यानी कि फोर्स
अपॉन एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, यही ना होता है। ठीक है, तो बल क्या होता है, mg। बल का क्या फॉर्मूला है, जो फोर्स लग रहा है उसका क्या फॉर्मूला था, mg, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। क्षेत्रफल के लिए देखिए 0.2 दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल भाई नीचे से वो क्या है, एक क्यूब है ना, क्यूब है तो मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 0.2 गुणे 0.2, यही हमें करना है। m का मान कर देते हैं 50 और यहाँ 10। कट्टम कुट्टा खेलिए, कट्टम कुट्टा खेलेंगे कितना आएगा, 12,500 न्यूटन पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों चौथा जो है सही है। ठीक है, समझ गए इस सवाल को कैसे करना है, इसको समझ के चलेगा, क्योंकि ये सब तो बदल दिया जाए, ये नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, चित्र कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। यही अगर आपका क्यूबाइड होता, घनाभ होता, तब क्या करते आप, क्षेत्रफल क्या लेते, लंबाई गुणे चौड़ाई लेते। तो सिंपल सिंपल चीज़ें, सवाल ऐसे बदल के आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, जब वस्तु अवतल लेंस की ओर गति करती है तो उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब गति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका गति कैसे करेगा, ये अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें जब वस्तु अवतल लेंस की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब लेंस से दूर जाता है तथा प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि बढ़ेगा। हो सकता है पूछ ले कि इमेज का आकार कैसा होता चला जाएगा, तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 98 देखें, कायंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, काफ़ी मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें गलत हमें छांटना है। तो पहला हम देख लें 98, पहला हम देखें, यह बृहद परिवर्तनों के द्वारा लार्वा के वयस्क में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, एकदम सही। दूसरा है, मानव में कायंत्रण नहीं होता है क्योंकि जन्म के समय नवजात वयस्क के समरूप होता है, ये भी एकदम सही है। तितली का जीवन चक्र 4 अवस्थों अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क में पूर्ण होता है, ये भी सही। ठीक है, कथन गलत है, गलत हमें छांटना है था। ठीक है, अंडे से निकला टैडपोल सभी संदर्भों में वयस्क मेढक नहीं, काफ़ी अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा ही गलत है बच्चों। ठीक है, अब देखिए फिर से ये साउंड का आ गया, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम पर निर्भर करता है, भी जस्ट मैंने बताया। फिर है मिसमैच्ड पेयर, तो कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है आपका अंडाशय एस्ट्रोजन, ये सही है। तो दोनों को याद रखिएगा कहाँ से ये रिलीज़ होता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन, कई बार आता है कि कहाँ से रिलीज़ होता है, तो इसको याद करिएगा। ठीक है, पैंक्रियाज कैल्सिटोनिन, ये गलत है, ये गलत है। और एड्रेलिन ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हिंदी में हाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही कहेंगे, तो एड्रिनल ग्रंथि, तो ये सही है। तो तीनों का आप जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग द्वारा स्रावित मुख्य हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करते हैं। और जो सोमेटोस्टेटिन है, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्रावण को रोकता है। और कैल्सिटोनिन जो है, जो हम यहाँ देख रहे हैं कैल्सिटोनिन को, ठीक है, ये जो है आपका थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करके पैराथायराइड ग्रंथियों की क्रिया का विरोध करता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में मत जाइएगा, लेकिन ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।